कैसे हुई थी भारत में गौरी की एंट्री और कैसे भारत के सबसे पावरफुल किंग पृथ्वीराज चौहान अपना युद्ध हार गए थे, इन सारी घटनाओं को हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोरी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, वीडियो के लास्ट तक। स्वागत है आपका ब्लॉसम केयर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आइए हम लोग इस स्टोरी को बहुत ही आसान तरह से समझेंगे और आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आप छोड़िएगा नहीं, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि हिस्ट्री की स्टार्टिंग आप कैसे कर पाएँ और कैसे आसान बना पाएँ इस हिस्ट्री को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर स्टोरी समझ में आए और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन और उनके आंसर, उसके बाद आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि फर्स्ट वुमेन रूलर, तो आंसर इज़ रजिया सुल्तान। और सेकंड था कि जौनपुर का नाम किसके नाम पे पड़ा था, एंड द आंसर इज़ मोहम्मद बिन तुगलक। ये दो क्वेश्चन थे और इन दोनों के सही आंसर करने वाले बच्चों में उत्कर्ष श्रीवास्तव, गरिमा सिंह, सौम्या सोनकर, वैभव विश्वकर्मा, उमंग सिंह, हर्ष शर्मा, वेदांत श्रीवास्तव, इन सारे बच्चों ने आंसर किया है और बहुत ही अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं आप लोग। तो आज भी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे फिर पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस और सही आंसर करने वाले स्टूडेंट का नाम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। हमको सबसे पहले समझना ये है कि अर्ली तुर्किश रूलर्स में कौन थे। तो सबसे पहला नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, लेकिन जो स्टोरी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की नहीं है। इसके पहले आपको समझना पड़ेगा पृथ्वीराज चौहान को। और ये पृथ्वीराज चौहान लिखा है 1175 टू 1192। ये लगभग 17 ईयर्स राजा थे। बट ये आप समझिए कि हिस्ट्री में इनको लिखा जाता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ये थर्ड थे, इसके पहले दो और पृथ्वीराज चौहान हो चुके थे, बस मोस्ट पावरफुल यही थे। और उस समय पूरे भारत में इनका साम्राज्य चल रहा था और सबसे पावरफुल राजा के तौर पे ये थे। और इनके बहुत से एनिमी और बहुत से फ्रेंड भी थे। तो कुछ रूलर्स जो थे वो उस समय इनके एनिमी थे और कुछ लोग फ्रेंड भी थे, अच्छे दोस्त भी थे। बट पृथ्वीराज चौहान के लाइफ में एक ट्विस्ट आता है। वो तब आता है 1185 में, जब इन्हें पता चलता है कि कन्नौज के एक राजा हैं और उनकी एक ब्यूटीफुल डॉटर जो पृथ्वीराज चौहान से बहुत ज़्यादा लव करती थी, और ये न्यूज़ इनको वहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान भी, क्योंकि वो काफ़ी सुंदर थी और उनका नाम है संयोगिता, कई जगह ये संयुक्ता लिखा जाता है और कई जगह संयोगिता लिखा जाता है। ये दो नाम हैं पृथ्वीराज चौहान की वाइफ का, जो हिस्ट्री में मेंशन होते हैं। और देखिए स्टोरी तो बहुत है इन लोगों के बारे में, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा फेमस स्टोरी है इनके बारे में। कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच जब राजा जयचंद को पता चलता है कि इन दोनों के बीच में लव चल रहा है और संयोगिता काफ़ी पसंद करते हैं पृथ्वीराज चौहान को, फिर जयचंद ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को इंसल्ट करने के लिए अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचाया। और उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया ही नहीं और पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला अपने डोर पे खड़ा कर दिया, ये बताते हुए लोगों को कि ये हमारे यहाँ का द्वारपाल है। क्योंकि कन्नौज के राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, जो कि उस समय दिल्ली के राजा थे, बिल्कुल इन दोनों में आपस में मेल जोल नहीं था और काफ़ी बड़े एक दूसरे के इनमी थे, ये लोग शत्रु थे। तो कन्नौज के राजा जयचंद ने इनका अपमान किया और जब संयोगिता से बोला गया कि वो अपने पसंद के राजा को चुन के उनको वरमाला पहनाएं, तो संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के उस पुतले को वरमाला पहना दिया। और पृथ्वीराज चौहान पहले से ही उस पुतले के पीछे छिपके खड़े थे और उन्होंने संयोगिता का अपहरण कर लिया। और यह जयचंद को बर्दाश्त नहीं हुआ और जयचंद, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से फ्रंट पे वार आके नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। बट उनके दिल में एक कसक थी कि कभी मौका मिला तो पृथ्वीराज चौहान को इस बात का सबक ज़रूर सिखाएंगे। तो ये स्टोरी है 1185 की, ठीक है। अभी स्टोरी एंड नहीं हुई है, अब आप समझिएगा। फिर 1191 में मोहम्मद गौरी नाम का एक पर्सन आता है। कौन था वो पर्सन? मोहम्मद गौरी। देखिए ये गौरी या गौरी दोनों लिखा जाता है इसके बारे में, तो जो भी बुक में लिखा होगा आप पढ़ सकते हैं, मोहम्मद गौरी या गौरी। तो मोहम्मद गौरी जब आते हैं 1191 में, इस समय कौन सा वार हुआ था? 1191। ये क्या था? फर्स्ट
वार ऑफ तराइन। ये बात ध्यान रखिएगा, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। और किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय होती है और वो हार जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी बाहर से आए थे, अफगानिस्तान ईरान के साइड से, और वो युद्ध हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान बहुत पावरफुल राजा थे उस समय, तो मोहम्मद गौरी का युद्ध हारना निश्चित था। बट उनको लगा था कि वो शायद युद्ध हरा ले जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया और मोहम्मद गौरी युद्ध हार गए। तो जब युद्ध हार जाते हैं तो पृथ्वीराज चौहान ने उनसे पूछा कि बोल गौरी, तेरे साथ क्या किया जाए? तो गौरी ने बोला, वही करिए जो एक राजा के साथ में करता है। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा, ठीक है, अब दोबारा कभी मेरे राज्य पे आक्रमण करना और यहाँ से बहुत दूर निकल जाओ। तो गौरी चला गया, क्योंकि पराजित हो गया था, तो गौरी चला गया। लेकिन गौरी वापस फिर लौटा 1192 में, और ये क्या था? सेकेंड, क्लियर कर देता हूँ आपको, देखिए था सेकेंड, एक मिनट, सेकेंड वॉर ऑफ तराइन। ये कब हुआ था? 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध। ये भी हुआ पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। बट अब इस युद्ध में उल्टा होता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान पहला युद्ध जीत चुके थे और गौरी पहला युद्ध हार गया था, और गौरी को ये पता चल चुका था कि पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी जो है वो कन्नौज के राजा जयचंद से है। ये कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और बहुत फेमस प्लेस है एक चीज़ के लिए, जिसका नाम है इत्र, जिसको आज के डेट में आप लोग परफ्यूम कहते हैं। पहले इत्र बनता था यहाँ पे, बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट था ये कन्नौज। आज भी यहाँ ये इत्र के लिए मशहूर है, तो आप समझ जाइएगा कन्नौज में इत्र बनता है और कन्नौज इत्र के लिए बहुत फेमस। और यहाँ के राजा कौन थे? जयचंद। जयचंद का नाम हिस्ट्री में हमेशा देश के साथ विश्वासघात करने वाले राजाओं के लिए लिया जाता है। तो क्योंकि जयचंद ने मोहम्मद गौरी से कहा, तुम युद्ध हार गए हो, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम पृथ्वीराज चौहान के ऊपर दोबारा अटैक करो। इस बार दोनों, और इसके अलावा और भी बहुत से एनिमी थे पृथ्वीराज चौहान के, इन सब लोगों ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक किया। एक्चुअली इस बार पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध को बहुत हल्के में ले लिया। उनको ये लगा कि फर्स्ट युद्ध तो हम लोग वार जीत चुके हैं, अब सेकंड वार भी वही गौरी कर रहा है, तो आराम से जीत जाएंगे इजीली। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लिया, और लास्ट में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध में हार जाते हैं तो बंदी बना लिए जाते हैं। अब मोहम्मद गौरी 1192 में तराइन का सेकंड वार जीत चुका है, पृथ्वीराज चौहान वार हार के बंदी हैं। और इस बार जब पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि गौरी, मैंने तुझे छोड़ दिया, तू भी मुझे छोड़ दे, तो गौरी ने कहा, नहीं, मैं तेरे तरह का मूर्ख नहीं हूँ। तो गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी। और एक किताब है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखा है चंद बरदाई ने। किसने लिखा है? चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के गुरु भी थे और कवि भी थे। तो चंद बरदाई उस समय थे और पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी गई। उसके बाद भी चंद बरदाई ने कहा कि गौरी, आपने इनकी दोनों आंखें फोड़ दी हैं, लेकिन ये अभी भी धनुष से निशाना बहुत ही अचूक मारते हैं, बिना देखे निशाना लगा सकते हैं। तो गौरी ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है। तो चंद बरदाई ने कहा, नहीं, ऐसा है। और सच में पृथ्वीराज चौहान का निशाना बड़ा अचूक था, क्योंकि पावरफुल किंग ऐसे ही नहीं थे, उनका निशाना, उनकी घुड़सवारी, उनकी तलवारबाजी बहुत फेमस थी उस समय इंडिया में। तो पृथ्वीराज चौहान की इस निशानेबाजी को देखने के लिए गौरी ने कहा, तो चंद बरदाई ने कहा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। तो चंद बरदाई ने कुछ और चीज़ पे निशाना लगाने के लिए गौरी को इंडिकेट किया कि मैं उस चीज़ पे निशाना लगाऊंगा। तो गौरी को कहा, ठीक है। चंद बरदाई ने उस समय अपनी भाषा में एक रचना की, एक कुछ शब्द बोले, हिंदी के कुछ शब्द बोले, और वो शब्द थे 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्टक प्रवान, ता ऊपर सुल्तान है, चूक मत चौहान। मीन्स 4 बांस 24 गज और अंगुल अष्टक 8 अंगुल, ठीक, इतनी ऊपर सुल्तान है और चूक मत चौहान। तो ये बात जब चंद बरदाई ने कही तो पृथ्वीराज चौहान समझ गए कि गौरी कितने ऊपर है, और पृथ्वीराज चौहान ने जो निशाना लगाया वो सीधे जाके गौरी के आँखों में लगा, और इस तरह से गौरी भी एक आँख से अंधा हो गया। और उसके बाद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान और उनके गुरु चंद बरदाई दोनों को मृत्युदंड दे दिया। लेकिन ये दोनों लोग मृत्युदंड सुनते ही एक दूसरे को ही मार के तुरंत मर गए कि गौरी के हाथ से नहीं मरेंगे। ऐसा चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासों में लिखा हुआ है, और ये एक दूसरे को मार देते हैं।
अब ये बुक कैसे कंप्लीट हुई है पता नहीं, क्योंकि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में बहुत सी स्टोरी आती रहती है। मेरा काम ये है कि मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊं जिससे आपको आसानी से हिस्ट्री को पहचानने में मदद मिल सके, हेल्प मिल सके। अब आप लोगों ने ये समझ लिया कि उस समय के सबसे पावरफुल किंग कौन थे, पृथ्वीराज चौहान, और इनको वार किसने हराया था, मोहम्मद गौरी ने। और आपको ये भी समझ में आ गया कि गौरी क्यों युद्ध जीता था, क्योंकि उसकी हेल्प की थी किसने, कन्नौज के राजा जयचंद ने। ठीक है, ये राजा कहाँ थे, कन्नौज के। कन्नौज किस लिए फेमस है, इत्र के लिए। तो अब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इन चीज़ों को ना। तो पृथ्वीराज चौहान अब मर जाते हैं, गौरी आ जाते हैं। जयचंद के साथ गौरी का बाद में चंदावर का वार होता है 1194 में, और इसमें गौरी वापस जयचंद से ही युद्ध कर लेता है जिसने उसको हेल्प किया था, और जयचंद इस युद्ध में हार जाते हैं। मीन्स उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी हरवा दिया और ख़ुद को भी हार गए। तो इस तरह से भारत में ये शक्तिशाली राजाओं का साम्राज्य जो है वो धीमे धीमे बहुत ही कमज़ोर पड़ने लगा, और मोहम्मद गौरी यहाँ के छोटे छोटे राजाओं को लगातार युद्ध हराता गया। और इसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी से अर्ली तुर्किश रूलर की स्टार्टिंग होती, क्योंकि गौरी इसी को राज्य देके यहाँ से चला गया था और बीमार भी पड़ गया था। उसके बाद गौरी की डेथ भी हो गई थी, तो वो यहाँ पे साम्राज्य जो है स्थापित करने के बाद टिका नहीं था, वो अपने गुलामों को दे दिया था। और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, और इसके बाद एक और गुलाम था बलबन जो इल्तुतमिश के ही गुलामों में से एक था। तो ये इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्लेव डायनेस्टी। तो ये गुलामों द्वारा बसाई गई एक डायनेस्टी थी, जो इनके एक सुल्तान थे मोहम्मद गौरी, जो इन लोगों को देके चले गए थे, और एक गुलाम से दूसरे गुलाम और उनके पुत्रों में ये चीज़ ट्रांसफ़र होती गई, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, जिसमें आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया कि पृथ्वीराज चौहान कैसे अपना वार हार जाते हैं, और वो पर्सन कौन थी, संयोगिता, जिससे पृथ्वीराज चौहान का एक तरीके से लव अट्रैक्शन था, और जिसको पसंद नहीं किया उस संयोगिता के पिता जयचंद ने, जो राजा कहाँ थे, कन्नौज के। तो इन सारी स्टोरी को आप लोगों ने देख लिया है, और अब आप लोग समझ जाइए कि हिस्ट्री की स्टार्टिंग अब होने जा रही है दिल्ली सल्तनत की, और वो होगी कुतुबुद्दीन ऐबक से, लेकिन वो होगी नेक्स्ट क्लास में। आज मैंने आपको ये सिखाया कि दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन के लिए उसके बैक में अगर हम लोग जाके देखेंगे तो कैसे दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखी गई थी, और कौन कौन से राजा उस समय भारत में बड़े शक्तिशाली थे, उसके बावजूद गौरी ने उन्हें कैसे आसानी से हरा दिया। तो ठीक है, आज की हमारी क्लास बस इसी स्टोरी तक होगी। तो अगर आपने आज का हमारा लेक्चर पूरी अच्छी तरह से देख लिया है तो आइए आज का क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट वार ऑफ तराइन कब हुआ था, फर्स्ट वार ऑफ तराइन आपको ये लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो किताब लिखी गई जिसका नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो, जो उन्हीं के गुरु ने लिखा है, उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, ये उस बुक का नाम क्या था, पृथ्वीराज रासो। देखिए स्टोरी बहुत सी बनी है, लेकिन जो कुछ पॉपुलर होती है मैं आपको वही सुनाता हूँ। तो इसी तरीके से हम लोग कुछ और भी स्टोरी के हेल्प से लगातार अपने क्लासेस को करते जाएंगे। देखिए आज आपने स्टोरी को सीखा तो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए आपने क्या क्या सीख लिया आराम से। आपको तराइन के वार के बारे में पता चल गया, मैं डेट नहीं लिखूँगा, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा है। फिर आपने तराइन के सेकंड वॉर को भी देख लिया। फिर आपने चंदावर का वार देख लिया जो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, मैंने उसकी भी डेट आपको बता दी थी। इसके बाद आप लोगों ने ये देखा कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे अपनी फाउंडेशन डाला है, तो यहाँ से इनकी डायनेस्टी को हम लोग देखते चलेंगे। सब कुछ मैं आपको स्टोरी के हेल्प से याद कराता चलूँगा, तो आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा भी बहुत अच्छा आएगा। तो इन सारी चीज़ों के साथ में हम लोग जल्दी एक नए लेक्चर के साथ में जो कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर होगा, अर्ली तुर्किश रूलर्स के ऊपर होगा, और शायद उसमें इल्तुतमिश का अगर थोड़ा सा इंक्लूड मैं कर पाऊँ तो उनको भी साथ में लेके आऊँगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और हाँ, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, स्टोरी मेरी पसंद आई हो, आप चाहते हैं कि मैं और अच्छी अच्छी स्टोरी की सहायता से आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इनको पहुँचाइए। और हाँ, जो बच्चे 10th क्लास की हिस्ट्री का वेट कर रहे हैं उनका लेक्चर भी संडे के बाद से आ जाएगा। तो आप लोग को जो भी कुछ चाहिए होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं, कह सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।